इस सब फिनोमिना को म्यू नॉट को इसको काइनेटिक एनर्जी को मिला करके इस पे एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी आएगी जिसमें हम इसको बोलेंगे कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम आएगा। जो म्यू नॉट है वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन सेक्शन। Then previously I was discuss about that कि what is the importance of photoelectric effect and why are come into existence and what is the base of the study of this phenomena, in which I was discuss about this thing in my previous videos or visual lectures, in which I have seen the photoelectric effect. Photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर आपके पास फिनोमिना हुए थे, एक था आपके पास वेव नेचर, दूसरा नेचर आपके पास इंपॉर्टेंट था पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ये दोनों ही नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें से आपने जो वेव नेचर थी इसके लिए आपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस किया आपने। इसको डिस्कशन करने के बाद ये वो पार्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को। इस केस में आप इस चीज़ को कह सकते हो कि पार्टिकल नेचर की जो स्टडी थी यहाँ पर, वो चीज़ कितना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर जो डुअल नेचर है आपके पास सिस्टम में, डुअल नेचर, इस डुअल नेचर में दोनों ही बिहेवियर को डिटेल से डिस्कस किया जा रहा है। वेव नेचर को किया डिस्कशन और अब पार्टिकल नेचर की बात आ रही है। पार्टिकल नेचर के केसेस को एज्यूम करते हुए, कंसीडर करते हुए आइंस्टीन ने बहुत बढ़िया इस पे एक्सप्लेनेशन दिया कि जो भी मैटर वेव, डी ब्रॉगली ने जो बात कही थी कि कोई मैटर वेव कोई पार्टिकल से अगर मूव करता है, मीन्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव, इट्स हैव ए एसोसिएटेड वेव। इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग इन ए मीडियम या मैटर पार्टिकल मूविंग इन ए मीडियम, इट्स एसोसिएटेड वेव इटसेल्फ, इसके बाद एक वेव है जो उसके साथ वो चलती है। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सेम सिचुएशन के लिए जब आइंस्टीन ने इस बात को एज्यूम किया, कंसीडर किया कि भाई हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना होगी जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक मेटल सरफेस होगा। यहाँ पर इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर आपने फोटोन डाला एच म्यू इस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा। और एक स्पेशल फिनोमिना होगी जहां पर आप इस चीज को देख सकते हो कि इसमें से निकलता है या नहीं निकल रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना के सिस्टम के अंदर कुछ एक सिस्टम लगा होगा जिसमें आप करंट को मेजर करते हैं, करंट के फिनोमिना के कनेक्शंस होंगे जिसको आप इसमें देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई यहां पर जो आपका गिवन फोटोन है, ये चीज़ किसी मेटल सरफेस पे अगर आए तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब जितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जो ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस के अंदर है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आपने दे दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फोटोन का आना मेटल सरफेस पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटोन का पी से नाम है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पी से है। तो फोटोन का इस मेटल सरफेस पे आना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसको कह सकते हैं कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी विच इज कैपेबल टू एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आप इस मेटल सरफेस से एक अच्छी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उस फोटोन के आने की वजह से, तो इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और इस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। और इसी के बेसिस पर पूरी डिटेल से जो कहानी है वो हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ इस बात पर। इसी में कहा था इन्होंने, आइंस्टीन ने, कि जो फोटोन है वो चल रहा है एक वेव नेचर के फॉर्म में, लेकिन जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो रहे हैं वो एक पार्टिकल नेचर के है, और इसके साथ कोरिलेट किया था और इसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ है। अगर यहाँ पर आपके पास इसकी वेलोसिटी v है तो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं 1/2 मास ऑफ v²। आपके पास जो ये इक्वेशन आ रही है ये क्या, एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यहाँ पर एक सरफेस गिवन है और इस पे जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन है जिसके बाद वो मेटल एमिट करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो म्यू नॉट है।
आने वाली की म्यू है, निकलने जो मेटल सरफेस के अंदर है उसकी म्यू नॉट है। अब जितनी आप यहाँ से दे रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एमिट हो रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन का मेटल सरफेस पे आना, सुटेबल जो फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स हैं अगर वो मेटल सरफेस पे आते तो यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन। In this situation, the emission of the photons is known as emission of electron is known as the photoelectric effect, and due to this the current is called the photoelectric current। इस सब फिनोमिना को म्यू नॉट को, इसको काइनेटिक एनर्जी को मिला करके इस पे एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी आएगी जिसमें हम इसको बोलेंगे कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम आएगा। जो म्यू नॉट है वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करेगा। क्या है इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या होते हैं इसके फार्मूले, किस बेसिस पर ये आगे जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है। और यहाँ पर इसको आप तो एच म्यू माइनस का फाई नॉट, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। थ्रेशोल्ड जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से कहते हैं, ये टर्म आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास आ गई, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच म्यू आपको तो पहले से पता है, ई इक्वल टू एच म्यू। इन सब फिनोमिना को यूज करते हुए हम लोग इस चैप्टर को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, सारी प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करेंगे, इसकी कंडीशंस को भी, इसके ग्राफ को भी, इसके न्यूमेरिकल्स को भी। तो सबसे पहला इसके पास टर्मिनोलॉजी आएगी आपके पास वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? इसको डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको फाई नॉट से भी। दोनों ही वेरिएबल आपको बुक में देखने को मिलेंगे, फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। अगर आपके पास ये मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, यहां से जो आपके पास फोटॉन आ रहे हैं उसमें से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो वो मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम एनर्जी है, इतनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है ही। अगर आपके पास जो अपकमिंग फोटॉन है किसी मेटल सरफेस पे, आप जब तक वो उस पर रिजिड है, आप कोई भी फोटॉन इस पर डालेंगे इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट नहीं करता। लेकिन आप फोटॉन को लगातार उस पर डालते हैं तभी भी वो नहीं निकलेगा। अपकमिंग जो फोटॉन है उसकी एनर्जी, आपके पास जो एनर्जी लेके इस मेटल सरफेस पे रुका हुआ है उससे ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन आपका वहां से निकलेगा, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से आपका एमिट करेगा, तभी वो निकलेगा। द रेडिएशन इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। दैट सरफेस इज वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, वही फंक्शन है, इसी बीच के डिफरेंस है। और इस वैल्यूज को आप कह सकते हो एच सी अपॉन लेमडा नॉट जूल, ये रिलेशन। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को निकलने की एक लिमिट है कि जब तक वो बर्दाश्त कर सकती है अपकमिंग एनर्जी को तब तक रुकेगा, अदरवाइज उस मेटल सरफेस से वो निकल जाता है। ठीक है, लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस केसेस में आपके पास थ्रेशोल्ड बोल्ट, आपके पास जो वर्क फंक्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन बोल्ट के लिए वो एस सी अपॉन ई लेमडा नॉट, और आप इसको कह सकते हैं 1 2 3 4 7 5, ठीक है, अपॉन लेमडा नॉट इंटू एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यूज को आप इसको याद रख सकते हो, 1 2 3 7 5। इस केसेस में इसको यूज कर सकते हो। नाउ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज म्यू नॉट। The minimum frequency of incident radiation is required to eject। अब फ्रीक्वेंसी की बात आई, वो पोटेंशियल की बात आई, पोटेंशियल ने काइनेटिक उसके पोटेंशियल एनर्जी को इजेक्ट करने के लिए करा, और एक फ्रीक्वेंसी का जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसके साथ कोरिलेट हो गया है। नाउ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन from metal surface is known as the threshold frequency if incident frequency mu is less than mu naught। अगर ये केसेस है कि आपके पास जो फोटोन आ रहे हैं मेटल सरफेस पे, जो आपका फोटोन आ रहा है, अगर उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अपकमिंग वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, नो इजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा ही नहीं। दैट्स वाई इट इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिशन। ये भी एक चीज को इशारा कर रहा है कि जो आपके पास अपकमिंग पार्टिकल्स है उस पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंटेशन के लिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस है, और ईच एंड एवरी फोटॉन हैव द सम डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम।
डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो दैट उसी कंडीशन में चूंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ को रिलेटेड ही है, सी म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। म्यू भी और सी के साथ वेवलेंथ भी दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो इस केस में आपके पास अगर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो जाएगा। दैट्स वाई दोनों एक साथ ही कोरिलेट करके इसको डिफाइन कर सकते हो। The maximum wavelength of the incident radiation is required to eject the electron from the metallic surface is known as the threshold wavelength, and if the incident wavelength lambda is less than is lambda naught, then no photoelectron emission. तो दोनों ही केसेस में एक बहुत स्पेशल चीज आपको देखने के लिए मिल रही है कि जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें जो अपकमिंग फोटॉन है उसके साथ कोरिलेटेड है। अगर आपके फोटॉन जो कमिंग वहां से हो रहे हैं उसकी जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है आपके पास, वो जो अपकमिंग फोटॉन्स है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये कोई मेटल सरफेस है, इस बोर्ड को ही मान लीजिए मेटेलिक सरफेस, अगर इसी से आपको कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप फोटॉन भेजोगे यहां से। अगर वो फोटॉन की एनर्जी जो इनसाइड बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उससे कम है तो वो वहां से एमिट नहीं होगी। सिमिलरली अगर इसी तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन आप जो भी फोटॉन आप भेज रहे हैं उसकी कंपैरिजन में कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इक्विवेलेंट एनर्जी के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, तभी आइंस्टीन ने कहा कि जो अपकमिंग फोटॉन है वो एक डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम में बड़े ज्यादा फोटॉन के लिए भेज रहे हैं, ई स्क्वायर टी एच म्यू से ज्यादा एनर्जी वाली भेज रहे हैं तो वो उसमें से निकल रहा है। अगर कम वाली भेज रहे हैं तो नहीं निकल रहा, इट मीन्स बोथ आर द कंपेरेबल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम ऑफ द फोटॉन। और ये भी एक एविडेंस का पार्ट है जहां से इसको कंपैरिजन किया जाता है कि उसके ऑर्डर में निकल रहे थे, एक पार्टिकल जा रही है हाई एनर्जी की और एक पार्टिकल उसी सरफेस से बाहर निकाल रही है। हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज याद रखना है कि फोटॉन अपकमिंग है और इलेक्ट्रॉन को निकलना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन आता है, पी से पी है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है सरफेस से। निकलने वाले फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है अपकमिंग वाले से ज्यादा होनी चाहिए तभी उससे निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता वो। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये दो मेन प्रिंसिपल है, इन दोनों पॉइंट को याद रखते हुए ही आपको जाना है। अगर किसी न्यूमेरिकल्स के अंदर उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एमिट करेंगे इस एनर्जी के साथ, और इनसाइड जो मेटेलिक सरफेस दे रखा है जिस सरफेस पे उसको लेके आपको ले आना है, अगर वो उसकी एनर्जी अपकमिंग वाले से कम है तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, फार्मूले से जो भी निकल के आएगा वो सब भी बेकार है। तो उस केस में आपके पास सिर्फ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उस पैरामीटर से उसकी हेल्प से जो आप बात कर रहे हो कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे बाद में इससे कम वाले पर ये जो इक्वेशन यहां पर गिवन है आपके पास, ये वाली ये रीजन वेयर म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, इस पॉइंट्स पर, और यहां पर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है एंड म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, यहां से एमिशन हो रहे हैं। और इसकी हेल्प से ही आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्लांक कांस्टेंट के वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी हैव द determination of Planck constant and work function is there while using this graph in between the graph between the जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे उससे और फ्रीक्वेंसी के साथ। इस पॉइंट के बाद यहां तक जब आप बात कर रहे थे, इसके पॉइंट्स के नीचे यहां पे कोई एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस जो मेटेलिक सरफेस आपके पास गिवन है वो एटलीस्ट इतनी एनर्जी को आपके पास कंट्रोल कर सकता है, इतनी एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ यहां पर रुका हुआ है, इतना आपको देना पड़ेगा तभी वो बाहर निकलेगा। और जब आप देना शुरू करते हैं उस पोटेंशियल को, तो यहां तक जब आप आएंगे, यहां तक इस फ्रीक्वेंसी तक, तो यहां तक तो कुछ भी एमिट होना नहीं होना है। जैसे इसके ऊपर आप जाना शुरू करेंगे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस विल बी द स्टार्टेड एंड देन इट विल गो फॉर द अप सिस्टम इज देयर। इस तरीके के आप उसको लेके आगे तक जा सकते हैं। सो दैट जो आपके पास के मैक्स है, के मैक्स जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या है, एच म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट
इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। और इस दोनों को जब मैंने वी नॉट के फॉर्म में लिखा इस इक्वेशन को, तो एच अपान ई फ्रीक्वेंसी माइनस का वर्क डन अपान इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज है आपके पास वो चार्ज नीचे की तरफ है। एंड इसको जब हम कंपेरिजन करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप इसी को तो बोलते हो, ये तो स्लोप है m की जगह पर। फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयर, जब आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से जा रही है नीचे की तरफ, तो यहां पर m की पोजीशन पे h बाई a है, और यही रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्लोप को। ऑलवेज रिमेंबर, किसी गिवन ग्राफ में जो वैल्यूज प्लॉटिंग में कांस्टेंट है, स्लोप की वैल्यू वही सेम होती है। मस्ट बी रिमेंबर दैट कि इन ए गिवन ग्राफ, कोई भी ग्राफ आपके पास गिवन है, चाहे टॉपिक पोटेंशियल की हो या किसी भी टॉपिक की, प्लॉटिंग के टाइम पर जो चीज आपके पास कांस्टेंट रख के आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसका स्लोप जो गिवन ग्राफ है वो स्लोप हमेशा उसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे देती है। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो आपके पास ग्राफ प्लॉट करा है आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसीज के साथ, वो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां तक गई है। देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट द स्लोप बिटवीन देम, तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी यहां से ए बी सी, ये थ्री वैल्यूज दे रही है आपके पास। यहां पर जो स्लोप है y बाई एक्स, दिस अपान दिस, यही है ना स्लोप, ए सी अपान बी सी, इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है m को, और ये वैल्यूज हमेशा क्या होती है, tan थीटा। बिकॉज जब आप किसी एक्सिस प्लॉट की बात करते हो यहां पर, तो ये आपके पास cos थीटा होगी और ये एक्सिस क्या होती है, sin थीटा की वैल्यू। तो जब आप इस स्लोप की बात करते हो थीटा के साथ, तो यहां पर ये वैल्यूज क्या आ जाएगी, tan थीटा के साथ। तो tan थीटा के साथ जो वैल्यू आपको मिल रही है, और इसकी जो वैल्यू है m की जो पोजीशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये h अपान ई को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी h अपान क्यू को इस स्लोप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर जब आपके पास स्लोप की वैल्यू मिल गई, तो आप इसको कह सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू h अपान ई, सो प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। जस्ट आपके पास एंगल होना चाहिए। अगर यहां पर एंगल थीटा इक्वल टू 45 रखोगे आप, तो जो h की वैल्यू है वो e के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी विद द यूनिट ऑफ देयर प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट के साथ ये चीज चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आपके इस गिवन ग्राफ से, आप इसी स्लोप से, इसी ग्राफ से आप इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, e इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन ए वर्टिकल एक्सिस। तो जितने पॉइंट्स है इसके पास, ये जो वैल्यूज गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां से आप वर्क फंक्शन इसकी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय इंटरसेप्ट ऑफ दिस पॉइंट। तो दोनों ही चीजें आप ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक आपके पास यहां से स्लोप के अकॉर्डिंग निकालनी है और एक आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो ग्राफ से वर्क फंक्शन किस लिए सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में आपके पास ये ग्राफ के बेसिस पर ही आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए और यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और यहीं से प्लैंक कांस्टेंट अगर आपको निकालना है, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, थीटा मल्टीप्लाई बाय ई इंटू दिस, ठीक है, सिर्फ थीटा चाहिए आपको। तो h इक्वल टू ई tan थीटा, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी अपान बी सी, जो ये स्लोप है इसमें वैल्यूज गिवन होगी आपके पास इस पॉइंट पर, और ये जो स्लोप आपके पास इस पॉइंट से ले रहे हो, यहां से यहां ले लेना। दोनों की स्लोप के साथ आपके पास वैल्यूज, ये वाली जो डिफरेंस वैल्यू जाएगी और ये जो वैल्यू जाएगी, इन दोनों के साथ अगर आप डिफरेंस वैल्यू पुट करोगे आप, तभी भी आपको स्लोप मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का, और जो कि बिल्कुल ही पेपर में आपको सीधे सीधे मिलता है। ग्राफ तो श्योर मिलता है, फार्मूले भी श्योर मिल जाते हैं, कई बार आपको वहां से न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये सीयूटी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। नाउ द स्पेशल थिंग्स इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम इक्वेशन की तरफ चलेंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एब्जॉर्ब a photon of energy E is equal to h mu is used the energy in three ways. First one is the some energy is used in the shifting the electron from the interior of the surface of the metal. पहली बात आपको यहां से मिल रही है कि सबसे पहले जो उसका इंटीरियर सिस्टम है मेटल के ऊपर, कुछ एनर्जी वो पहले एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन आफ्टर द सम एनर्जी जो आपके पास इसका वर्क फंक्शन का है, इज यूज्ड इन मेकिंग द सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप मेटलिक सरफेस के ऊपर फोटोन को एमिट करते हो, इस पे ले जाओगे आप, तो कुछ एनर्जी इसमें लॉस होगी आपके इस पर जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है उसको फ्री करने के लिए।
पहले तो मेटल सरफेस आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस सरफेस पे, जैसे आप फोटॉन लेके आए, और इस सरफेस की अपनी जो कोई थिकनेस होगी इसके अकॉर्डिंगली जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री भी करेगा। दो एनर्जी की लॉसेस यहाँ पर हो रही हैं। आप चाहे उसको एब्जॉर्प्शन मांग सकते हैं या आप ये मान सकते हो कि बिफोर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दीज आर एनर्जी आर यूज्ड टू एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो स्टार्टअप बिफोर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज इंपॉर्टेंट टू बी एब्जॉर्ब। तो दो केसेस यहां पर होंगी, पहले आपका जो मेटल सरफेस है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद कुछ एनर्जी यूज करेगा वो वहां के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ताकि वो धीरे से एमिट होकर बाहर निकल जाए। तो दो डिफरेंट पोजीशन यहां पर आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट इज देयर रेस्ट एनर्जी विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस से फ्री हुआ, अब इसकी कुछ एनर्जी फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स thus E is equal to this one, E is equal to W plus W naught plus K. तो टोटल एनर्जी के अकॉर्डिंगली फॉर द इलेक्ट्रॉन emitting from the metal surface, then work function नहीं, वर्क है, तो वर्क विल बी द जीरो, and so that therefore the kinetic energy emitted electron will be maximum। जितना इसको रोक सकते थे वो रोका इसने, उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाएगी। so that the incident photon is coming, the work function is W naught and absorbing of energy of this metal is W, and then metal surface के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री करके इसको बाहर निकालना है। then E is equal to W naught plus K max। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम इससे बात करें तो जो टोटल एनर्जी आपके पास दे रखा है E is equal to वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी K max। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो K मैक्स होगा, आपके पास K मैक्स टोटल एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ये एक मेटल सरफेस आपके पास। और जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हैं आप इसके लिए 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। यही तो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो दैट आप इसको कॉमन कर सकते हैं h एंड म्यू माइनस का म्यू नॉट यहाँ पर आ जाएगा, और 1/2 mv स्क्वायर ही आ जाएगा। यही वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है, मैक्स काइनेटिक एनर्जी है। और इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो उसकी वेलोसिटी, जो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रॉन से, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल सकते हो कितनी होगी। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, v max इज इक्वल टू 2h म्यू माइनस म्यू नॉट बाई m, ठीक है, एंड रूट में दिस वन। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी वेलोसिटी है ये वाली रिलेशन की, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट में 2h म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन m, ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहीं से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू एब्जॉर्ब द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये ना हो कि मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आप भी घर पे गए टार्च निकाले और मेटल सरफेस को मार दिया, नहीं निकाले तो लेजर निकाला मेटल सरफेस को मार दिया। ऐसे डायरेक्टली एमिशन नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो अरेंजमेंट है, वो एक सरफेस के साथ है। तो जो मेटल सरफेस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहां पर ये है आपके पास एक अरेंजमेंट। व्हेन लाइट रेडिएशन from suitable frequency fall on plate P, the photoelectrons are emitted from P. Now, the plate Q is at zero potential with respect to, ठीक है, very small current flow P के respect में very small current flow, and when plate Q is kept at a positive potential with respect to this one, so that to P the current flows through the circuit। तो इस केबल में आपके पास यहाँ पर एक बैटरी सिस्टम गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बैटरी सिस्टम है, ठीक है, बैटरी लगा रखा है। यहाँ पे आपको करंट देखना है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल अप्लाई करनी है। और ये वाले आपके पास रेडिएशन जो आपके पास हैं, ये स्ट्रेट नहीं बल्कि इस तरीके से होते हैं, फोटोन के टर्म में आते हैं। जैसे इस मेटल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, ये मेटल सरफेस के ऊपर ही आ रहे हैं, वहीं से इस पी पॉइंट से आपके पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। और यही वो इलेक्ट्रॉन के एमिशन है जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इनकी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वाली,
इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट है, यही वाली काइनेटिक एनर्जी। और यहीं से मैं कह रहा हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू रूट में जो भी आपको बताया मैंने 2h म्यू माइनस म्यू नॉट बाई, ठीक है, m हो जाए। ये जो निकल रहे हैं इनकी यही कंडीशन। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एमिशन ऑफ दिस वन है उसके अकॉर्डिंगली जो करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी आई के साथ इस करंट के साथ क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, और आपके पास जो पोटेंशियल V दे रखा है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको ये सारे रिलेशन देखने पड़ेंगे। I इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, V इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड दीज आर। तो एक्चुअल में आपके इस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी के साथ करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ फ्रीक्वेंसी, इसके साथ वेवलेंथ, ये तीन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेटअप में, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि किस तरीके की इसकी वैल्यू आती है। नाउ वी कैन डिस्कस एज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू इंक्रीजेस, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपने करंट को इंक्रीज करना किया, वहां से सर्किट के अंदर क्या हुआ, इंटेंसिटी को आपने V इंक्रीज किया तो आपके पास सर्किट के अंदर करंट भी इंक्रीज किया। समटाइम्स कांस्टेंट current flows through the circuit, even positive potential of the plate Q is still increasing. This constant current is called the saturation current. ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको याद रखनी होगी। ये पॉइंट्स जो हमने बोला इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पॉइंट 4 इज to increase the photoelectric current, to increase the photoelectric current, future we will have to increase the intensity of incident light. The photoelectric current depends upon, पहले आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एंड देन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, इस दो चीजों पे तो डिपेंड करेगी। नाउ टू डिक्रीज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्लेट Q is maintained at the negative potential with respect to P, as the anode Q is made more and more negative. Fewer and fewer electrons will reach the cathode and photoelectric current decreases. पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझता है। जो भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, इस सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये सब एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ करंट के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I इज प्रोपोर्शनल टू I, ये इंटेंसिटी और ये करंट के साथ है। पहला ये ग्राफ आपके पास है, ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6 पॉइंट इज एट द पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट Q, no electron will reach the plate Q and current will become 0. This negative potential is called the stopping potential. ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है कि जब आपने इस चीज को इसी कंडीशन पे लेके जाते हो, ये पॉइंट्स आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहां पर आपके पास V नॉट, इन जनरल यहां पर V नॉट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं V नॉट के साथ। तो ये वैल्यू जो यहां से यहां तक आपके पास आ रही है वही इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दैट्स वाई द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इससे कोरिलेट किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के मैक्सिमम। मैक्सिमम इस फार्मूले को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, बस आपको इसके रिलेशंस को मॉडिफिकेशन फॉर्म में देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट and photosensitive plate P. I is inversely proportional to D square, therefore I is proportional to I, intensity to current, and current is also inversely proportional to D square. बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिलेशन आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देन I, ठीक है, एंड कैपिटल I, इंटेंसिटी एंड करंट बोथ D के साथ कोरिलेट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऑब्वियस से बात है कि आपके पास P पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट यहाँ पर है, मेटल सरफेस यहाँ से आप भेज रहे हो, जितना ही डिस्टेंस उसको दूर करते जाओगे उसकी इंटेंसिटी उतनी कम फील करेगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन कम एजिट करेगा।
तो बेसिक रिलेशन इसके साथ है, इसको ध्यान में रखना है। सो दैट द वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक स्ट्रीट बेस्ड ऑन द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो तो यही है, 1/2 mb स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, और दिस इज इक्वल टू e माइनस का फाई नॉट, यही है ना। और उसी के बेसिस पर यहां पर h म्यू इज इक्वल टू h म्यू माइनस प्लस k, तो ये काइनेटिक एनर्जी है और इस दोनों का डिफरेंस है, वही रिलेशन आपके पास k इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है। इसी रिलेशन को यूज करके 1/2 mb स्क्वायर, अब यहां पर एक v है और दूसरा म्यू है, दोनों में डिफरेंस है भाई, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी वेलोसिटी है, तो दोनों को अलग अलग सिस्टम से आपको देखना है। नाउ द k मैक्स इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर मैक्स, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ है, तो hc जो यहाँ पर hc लिया है वो इस फ्रीक्वेंसी को ओपन करके c बाई लेमडा, तो जो म्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है वो c अपन लेमडा के साथ है। तो जहाँ भी आपके पास ये एनर्जी की वैल्यूज है, mv का स्क्वायर मैक्स इक्वल टू h, तो यहाँ पर म्यू की जगह पर c बाई लेमडा माइनस c बाई लेमडा नॉट, ठीक है। c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको आप लिख सकते हो sc ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको देखना है और यही रिलेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये रिलेशन है और इस रिलेशन से आपको मिलेगा यहाँ पर sc लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट, तो दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के यहाँ पर आपको इस तरीके से लेमडा इंटू लेमडा नॉट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर लेमडा माइनस लेमडा नॉट, वी मैक्स इक्वल टू 2sc अपॉन m लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन h नॉट, ठीक है। एंड सो दैट h अपॉन e म्यू माइनस म्यू नॉट, तो sc इक्वल टू दिस वन, और इसी sc की जो वैल्यूज है वो है 1 2 3 7 5, और इसी की वजह से वो उसकी वेवलेंथ और टोटल एनर्जी के साथ ये वेरिएबल आ रहे थे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इज देयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंटेंसिटी के साथ कैसे जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करंट। अब आप देख सकते हैं कि करंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, करंट के साथ पोटेंशियल की, और इसी को आप इंटेंसिटी के साथ भी देख सकते हो क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी के साथ भी आप सेम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी आप इंटेंसिटी के साथ देख सकते हो। तो करंट के साथ जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी है और आपने क्या किया है, इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाया है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए उसके अकॉर्डिंगली ये चीज क्या हो गया, I1 ठीक है से ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। बट इन सब की केसेस में जो मेटल सरफेस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो यहां पर कांस्टेंट है। ये स्लोप्स आपके ऊपर डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पर जब आपने इसको बढ़ाना शुरू किया V के साथ, तो ये आने के बाद एक पॉइंट पर सारे सेचुरेट हो रहे हैं, सभी सैचुरेशन है, तो इंक्रीजिंग अप टू द दिस पॉइंट, जहां तक V 0 है वहां तक ये इंक्रीज करके गए और इस पॉइंट के बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो सेचुरेट हो जाते हैं। तो बट एक चीज यहां पर दिख रहा है आपके पास कि जो करंट है वो इंटेंसिटी के बढ़ाने की वजह से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये करंट के साथ नहीं है, करंट की इक्वेशन V के साथ देख रहे हो, इंटेंसिटी आपने बढ़ाई 1 2 3 तो करंट उनका बढ़ता चला गया, करंट पहली पॉइंट्स पर यहां पर है, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, तो जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है इसका करंट का बढ़ता गया सिस्टम के अंदर। तो करंट बढ़ेगा जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, पहले भी आपने कहा कि I इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, और इसका ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, I और ये करंट इंटेंसिटी और करंट के साथ ये रिलेशन था आपके, ये आप बढ़ा रहे थे तो ये ऑलरेडी बढ़ रहा था। सेम सिचुएशन आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे देखा जाए कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हुआ। पहले आपने इंटेंसिटी के साथ देखा कि इंटेंसिटी को I1 I2 I3 बढ़ाते गए नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपने इस पॉइंट्स पर भी देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहां पर भी आपके पास 0 है वहां पर भी इंटेंसिटी का पॉइंट ऊपर बढ़ता गया, तो करंट बढ़ रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने से, और वो चीज यहां से दिख रहा है कि विद द इंक्रीजिंग ऑफ दिस करंट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, उसका इफेक्ट यहां पर दिख रहा है। सिमिलरली जब आपने इसी पोटेंशियल को देखा है, इसी पोटेंशियल के साथ आपने जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना शुरू करा, तो फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में क्या हुआ, इस पॉइंट के साथ
कि सभी एक पॉइंट्स पर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये। अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसी की बढ़ाई है, ये देखो आप, ये फ्रीक्वेंसी, ये है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस तरीके से आप इसको इंक्रीज करते जा रहे हो, पहले ज़्यादा नेगेटिव है, इसको इंक्रीज करते जा रहे हो, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज μ1, तो फ्रीक्वेंसीज आपके पास इंक्रीज करती है। करंट भी इस केसेस में क्या हो गया, μ3, μ2 और μ1। μ3 हाईएस्ट है और इस पॉइंट से 1, 2 और 3 करंट क्या होगा, इंक्रीज कर गया। तो जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में जब फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखा, आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करी, तो आपके पास ये चीज़ तो सेचुरेशन रहा हायर पर लोअर पे उसकी जो पॉइंट्स है आपके पास, ये पॉइंट्स अलग अलग, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चेंज हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में चेंज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी की इस केसेस में जब आप इसको देखते हैं, तो आपके पास जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, फिर जब आपने उसको और कम किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और। तो ऐसे केसेस में जब आपने इस ग्राफ के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा हुआ है, तो उस केसेस में जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, सॉरी ये 3, 2 और ये 1 होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास V0 3 है। तो आप इसको देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इस केसेस के अकॉर्डिंगली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ये दोनों ही ग्राफ आपको याद रखना है कि जब आप स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी को हायर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये याद रहे। और जो आपके पास ये कंडीशन है करंट की, वो करंट आफ्टर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जब वहां से एमिट कर जाएगा, तो उस केसेस में जो करंट है आपके पास वो सैचुरेट हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सैचुरेशन की करंट की ये कांस्टेंट रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी द डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो उस समय भी करंट इंक्रीज किया है, और यहाँ पर जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है तो उस केस में भी करंट आपका बढ़ा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी द डिक्रीजेस। बहुत बेसिक फंडामेंटल ग्राफ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दोनों ही इस ग्राफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन सब के साथ आपको इसको देखना है। और इस पॉइंट की हम बात करते हैं कि ग्राफ बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो ये वाला पार्ट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, और इस फ्रीक्वेंसीज के साथ यही स्लोप है आपके पास प्लांक कांस्टेंट का। अभी मैंने आपको डेरिवेशन दे रहा था इस सेक्शन में कि यहीं से आपको मिल जाता है प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू E इंटू tan थीटा, और ये एंगल यहाँ पर कितना है tan थीटा, या ये वाली भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहीं से आपके पास डायरेक्टली प्लांक कांस्टेंट मिल जाएगा, और यही लिखा हुआ है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू H, और साथ में यहाँ पर E भी होगा, ठीक है, E tan थीटा। और उसी के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के साथ आपने देखा है, तो वही चीज आपको यहाँ से मिल रहा है V के साथ। काइनेटिक एनर्जी के साथ देखें तो ये नहीं चाहिए। जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ देखा है इसी ग्राफ को, तो ये आपके पास μ0 है इस पोजीशन पे, यहाँ पर इसकी जो स्लोप आ रही है वो आएगी H अपॉन E इक्वल टू tan थीटा, सो दैट H इक्वल टू E tan थीटा, दोनों के साथ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के केसेस में आपके पास ये ग्राफ जरूर मिलेगा, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी μ0 होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो दोनों का ग्राफ का बिहेवियर यही होगा, और ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, और ये इस पॉइंट पर। ये चीज़ आपको बहुत ठीक से ध्यान रखे हुए चलना है। और इवन इससे और भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अगर आपने फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ करी, ठीक है, जब आपने फोटो करंट की बात करोगे, फोटो करंट और I के साथ और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट होगा, उसके बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे तो दिख रहा है, सैचुरेशन तो हो रहा है। आपने इसी चीज को आगे प्लॉट किया था, तो यहाँ पर μ0, μ2, μ3 आ गए थे, लेकिन इस केस में ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इस पॉइंट्स पर, ये आपका एक सैचुरेशन रीजन का इस तरीके से भी प्लॉटिंग दिख सकता है पेपर में। इवन
जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल V के साथ ग्राफ देखने की कोशिश करोगे आप V के साथ और इंटेंसिटी I, तो ये इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट के बाद इंटेंसिटी में जो ग्राफ होगा आपके पास बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो ये दो अलग अलग ग्राफ भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि इनको भी कैसे हैंडल करनी है। इस पूरे टॉपिक में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ एंड फार्मूला। और एक न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर से, जो पेपर में आता ही आता है, उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इस पे से। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक फायर अलार्म। जैसे आपके पास हीटिंग होगी, जब जितनी उसकी पोटेंशियल है, एक सिग्नल आपने यहाँ रखा है, एक आपने यहाँ पर रखा है, इस मेटल सरफेस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे ही इस पर हीटिंग ज़्यादा इफेक्ट होगी, इस पर हीटिंग ज़्यादा होनी शुरू करी, इलेक्ट्रॉन एमिट होकर जाके करंट फ्लो कर देगा और उसकी वजह से अलार्म ऑन हो जाएगा, अलार्म ऑन होकर चालू हो जाएगा। तो पहला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। जैसे ही हीट हुआ इलेक्ट्रॉन एमिट होकर तुरंत सिग्नल दे देगा आपको। दूसरा आपके पास है ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, ठीक है। तीसरा आपके पास है स्कैनर इन टेलीविजन ट्रांसमिशन। फोर्थ आपके पास है रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ए सिनेमा फिल्म, रिप्रोडक्शन के लिए। फोर्थ आपके पास है इन एस्ट्रोनॉमी। सिक्स आपके पास है ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट है आपके पास ऑटोमेटिक स्विच, तो ऑन ऑफ के सिस्टम पे, प्रिंसिपल पे जब इस पे काम करते हैं तो उस केसेस में कई बार इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाती है और कई बार उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे जैसे सिग्नल मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं। 7th पॉइंट आपके पास फोटोमेट्री। 8th पॉइंट आपके पास लाइट मीटर यूज्ड इन ए सिनेमा इंडस्ट्री टू चेक द लाइट, ठीक है। एंड 9th इज फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टिंग एंड 10th इज फोटो काउंटिंग। इतने सारे एप्लीकेशन जिस चीज के आ गए तो नेचुरली यहां पर आइंस्टीन को एक नोबेल प्राइज बनता है। नोबेल प्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके हिसाब से इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जहां से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एक ही न्यूमेरिकल से जिसको आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको यहां पे करना है। सबसे पहले द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, द वर्क फंक्शन ऑफ, ठीक है। एक एलिमेंट है, इसका नाम है इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.1 फाइंड द, ए आपके पास है, यहां पर फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सेजियम, ठीक है। एंड बी पार्ट आपके पास है एंड बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, द wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to, if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential, by a stopping potential of 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी से आपको इसका फंडामेंटल का थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन दे रखा है यहाँ पर। इसी वर्क फंक्शन से आप इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे कि क्या है। तो गिवन क्वेश्चन में आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यूज कितनी दिया है,
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। अब इसको चाहिए क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, एच म्यू नॉट, यही तो होगा। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एच। ओके, इसकी वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 6.63 या 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है इसको भी ओपन कर दो आप, 2.14 और 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 अपान 6.63 और इंटू 10 पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, और ये वोल्ट है। दोनों ही अपने पास रिजल्ट रखे हुए। तो ऑलमोस्ट ये क्या जा रहा है, ये 2 टाइम्स के आसपास जा रहा है, इस वैल्यू के साथ ये 2 टाइम्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 1/2 का मतलब 0.5, और ये वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इट मीन्स ये आ जाएगी आपके पास दिस इज इक्वल टू, और जो वर्क फंक्शन है यहाँ पर, जो वर्क फंक्शन आपके पास है वो आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ 5 पॉइंट समथिंग एंड 5.34 एंड 10 टू पावर 34 हर्ट्ज, ठीक है, 4 हर्ट्ज, यही तो आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 2 चीजें आपको यहां पे करना है। एक चीज ये कि आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करनी है, ये वाले पॉइंट वैल्यूज के साथ, ठीक है। और इसको डिवीजन में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देख सकते हैं, तो 5.34 10 टू पावर 4 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे टर्म्स में आपके पास और क्या चाहिए, अब ये कह रहे हैं कि इनके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, अब 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये है, इफ करके लिखा फोटो करेंट देन इज 0 बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो के मैक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और इसी वैल्यू से आप कह सकते हो यहाँ पर एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। और यहीं से आपको वेवलेंथ निकालना है, यहीं से वेवलेंथ आपको निकालना है। तो आप क्या कह सकते हो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस दिस वन, ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं। और वेवलेंथ चाहिए यहाँ से, दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी अपान ई वी नॉट एन प्लस डब्ल्यू टी, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यही वैल्यूज आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये वैल्यूज आ रही अप्रॉक्सीमेट टू 453.7 नैनोमीटर, और वेवलेंथ इज इक्वल टू 4537 एंगस्ट्रॉम, ये कह सकते हो। कौन सा कलर है, कोई गेस कर सकता है कि कौन सी कलर हो सकती है, 4531। वेवलेंथ की जो ऑर्डर में जो कलर दिया गया आपको, वो कलर होगा आपके पास यहाँ पर, जो आपको नॉर्मली कलर दी जाती है वो क्या है, बिबग्योर का, बिबग्योर, यही कलर है आपके पास। और ये 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होके और ये लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में सारे वैल्यूज, विजुअल रीजन इसी में काम करता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वैल्यूज है ये विजुअल रीजन में है, ये लाइट दिखेगी आपको, ये जो वेवलेंथ है दिखने वाली लाइट है। और ये अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो आपके पास जो 4537 एंगस्ट्रॉम है, ये अराउंड आपके पास इसी इंडिगो के, ठीक है, वी और आई के बीच में से कुछ है, इन्हीं दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिगो के आसपास होना चाहिए, इंडिगो कलर्स होनी चाहिए 4537। जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर जो लाइट की एमिटिंग है, उसी बेसिस पर इस चीज़ को देखा गया था। और बहुत जल्दी ही एलईडी जो आई थी लाइट की, वहाँ पे एक मेटल था, सॉलिड स्टेट मटेरियल के फॉर्म में देखा गया था, जिसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, वो जापान के किसी साइंटिस्ट को, जिन्होंने ये चीज़ करा था, डिफरेंट कलर की एमिशन करी थी मेटल के साथ ही, डायोड्स के ब्लू कलर का एमिशन कराया था उन्होंने उस तरीके की लाइट के लिए। तो ओवरऑल आपके पास जो ये गिवन क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है
कंप्लीट सेट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक थ्योरी बेस पर, लाइक ग्राफ के बेसिस पर, फार्मूले बेस्ड पर और न्यूमेरिकल बेस्ड पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल। अब बात ये आती है कि पार्टिकल इफेक्ट के लिए एग्जाम्पल्स जो स्टडी की जाती है आपके लाइट के इस बिहेवियर में डुअल नेचर में, तो पार्टिकल का जो सिस्टम है उस पार्टिकल के सिस्टम में दो एक्सपेरिमेंट सबसे फेमस हैं। पहला वन आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक जो कंप्लीट हो गया है, दूसरा आपके पास आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी लाइट को एक पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में। ठीक है, नाउ तो हमारे पास जो ये सिस्टम गिवन है, यहाँ पर जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इस चीज़ को हम लोग समझने की आप कोशिश करेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट का अपना एक फिनोमिना अलग है। द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो कॉम्पटन इफेक्ट। क्या यहाँ पर है, स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक स्कैटरिंग फिनोमिना होगी, यहाँ से आपके पास फोटॉन आएगा और वो यहाँ से एमिट कर जाएगा, ये स्कैटरिंग फिनोमिना होगी। तो फोटॉन का आना और किसी मेटल के साथ स्कैटरिंग होके इसके पास डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हो रही है एंगल के साथ, दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, यहाँ पर आपके पास म्यू होगी तो यहाँ पर म्यू डैश हो जाएगी, ये चेंज होगी फ्रीक्वेंसी आफ्टर देन बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन ये वैल्यूज चेंज होंगी और इसी के बेसिस पर आपके पास जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो आपको दिखेगा और इसी के फिनोमिना को यूज करेंगे। साफ साफ इन्होंने इसमें बता दिया, द एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। Scattered photon will have the less energy. It means E इक्वल टू जो एच म्यू है, यहाँ पर एच म्यू डैश और यहाँ पर E इक्वल टू एच म्यू है, इसमें जो म्यू है उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन म्यू डैश होगी एंड वेवलेंथ की हम बात करें तो म्यू इज लेस देन म्यू डैश होगी। तो वेवलेंथ की जो वैल्यूज यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज हो गई दोनों। द एनर्जी लॉस बाय द फोटॉन इज टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो जो इन्होंने फोटॉन ने अपनी एनर्जी को लॉस किया है, इस इलेक्ट्रॉन ने लेकर के बाहर निकल गए। तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन मेटल सरफेस पे आया और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया अंडर द सुटेबल कंडीशन। बट इन द केस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ दिस कॉम्पटन इफेक्ट, द फोटॉन आर कमिंग एंड कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन एंड देन बेंड अप दिस वन। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अपने इस पाथ को स्कैटर्ड किया आफ्टर द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन था अपने इस मेटल सरफेस पे इसमें एब्जॉर्ब करी और उसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल गया। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत बेसिक चीज है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना है। इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ the change in wavelength due to the Compton effect is called Compton shift। और इस Compton shift में क्या होगा कि lambda 1 minus lambda 2 equal to h m naught this one c 1 minus का cos phi। Compton shift is a very important function is there और इसी के बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, where the Compton is scattering the target electron at rest। यहां पर आपके पास रेस्ट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी समकुछ होगी और ये जो म्यू डैश आपके पास गिवन है ये इस पॉइंट से स्कैटर्ड करेगा, ये फाई से नीचे और ये थीटा से ऊपर स्कैटर्ड होगा। तो ये रिकॉल इलेक्ट्रॉन्स है। रिकॉल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इस मेटल सरफेस में था यहाँ पर, वहां से इलेक्ट्रॉन से जब कोलिजन करी वो यहाँ से निकल के गया। तो जो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। चेंज इन वेवलेंथ इज नथिंग बट कॉम्पटन शिफ्ट। दिस इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c एंड 1 माइनस का cos थीटा। डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस का cos थीटा। नोट पॉइंट यहां पर है, द कॉम्पटन इफेक्ट शोज दैट कि फोटॉन हैव मोमेंटम। तो P इक्वल टू
m इंटू वी, दिस इज इक्वल टू m इंटू सी। तो मोमेंटम है इसके पास, तभी उसको चेंज किया उन्होंने। और ये रिलेशन भी आप याद रखना, कई बार इन्होंने कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ पेपर में एट पर्टिकुलर एंगल पर भी। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन 1 माइनस रूट इन समथिंग, अदरवाइज इफ थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30 एंगल्स, सो दैट फेज चेंज इज इक्वल टू कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c एंड ब्रैकेट में 1 माइनस का रूट में 3/2। इस तरीके का फंक्शन देखने को मिल सकता है। और यही चीज कॉस के टर्म में अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा तो चेंज इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c एंड 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 इट मीन्स h अपॉन 2 m नॉट c। इजी पेपर हुआ, इजी पेपर आएगा बेटा तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। अगर आपसे इजी पेपर बनाया तो ये पूछेगा, अगर मुश्किल करना होगा तो फिर ये पूछेगा। इस दोनों की चीज़ पे ध्यान रखें। और इस दोनों का रिजल्ट जो दिखेगा आपको रिलेशन वो कैसा है इसके लिए, थीटा लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास h अपॉन 2 m नॉट c, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 रूट में 3, ये ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है, आपको डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी स्कैटरिंग का सेटअप बनाए, वहाँ से थीटा का कैलकुलेशन करके यहाँ तक डेरिवेशन में पहुँचे। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन है यहाँ से आना है। अब ये शिफ्ट का इस फार्मूले को अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये वैल्यूज आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी कि ये आया कैसे होगा आपके कॉम्पटन शिफ्ट में। ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी कि ये जो वैल्यूज है ये आया कैसे। डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2 m नॉट c एंड ब्रैकेट में 2 रूट में 3। अगर किसी ने इसको सॉल्व कर दिया, रूट 3 की वैल्यू निकाल दी 1.73, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मेन क्या है कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला याद रखना है और जैसे वैल्यूज आपको दी जाए उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ अब आती है बात इस कॉम्पटन इफेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहां पर E की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू होगा और E इज इक्वल टू एच म्यू डैश होगा और इसके पास मोमेंटम है और कोलिजन के बाद इसको चेंज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर द चेंज आफ्टर द स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टारगेट। तो ये बात आपको बिल्कुल ठीक से याद रखना है आपके इस फिनोमेना में, इस कॉम्पटन स्कैटरिंग में, कि जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी सरफेस से वो चला जाएगा। तो जो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास एक बेसिक फंडामेंटल जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला और एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो आपके पास एक्सरेज के लिए। एक्सरे में क्या है, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रोंगन, दैट वाई दे आर आल्सो द कॉल्ड रोंगन रेज। ठीक है, रोंगन रेज की इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कंडीशन। इन्होंने एक डिस्कवर करी थी कि प्रेशर इनसाइड ए डिस्चार्ज ट्यूब केप्ट इन -3 millimeter of Hg and potential difference is 25 kilovolt. Then some unknown radiation X-rays are emitted by anode. The production of X-rays, the essential requirement for the produce of X-rays are, ठीक है, are a source of electron, an arrangement to accelerate the electron, and a target of suitable material of light atomic weight and high melting point on the which these high speed electron strike. अब यहाँ पर बेसिकली इस एक्सरेज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो आपके पास वेवलेंथ निकालनी होगी वो 12400 अपॉन V और यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और ये एंगस्ट्रॉम में होगा। तो मैटर वेव के केस में आपने देखा होगा, एक्सरेज के केस में विदाउट रूट है, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, वेवलेंथ के साथ V में, कि ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V है। जब आप इसी मैटर वेव में आप देखने गए थे वहाँ पर, तो जो वहाँ पर वेवलेंथ आई थी वो इसके साथ इस तरीके का था, वो क्या था, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट में V। ठीक है, तो ये मैटर के लिए, मैटर वेव के लिए, और ये एक्सरेज के लिए। तो ये बेसिक चीज़ आपको इसमें से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पर हम लोगों को आगे चलना है इसमें।
ठीक है। और जो एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न की जो एनालिसिस होगी वो भी क्या होगा, ये मैंने डिफ्रेक्शन के सेक्शन में भी इसका नाम लिया था, जहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमिना थी, डिफ्रेक्शन फिनोमिना था, वहाँ पर भी मैंने इसका नाम लिया था। तो यहाँ पर इसमें कुछ बहुत खास है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, आपके पास बेसिक पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स है, और यही आपके पास ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। द क्वालिटी ऑफ एक्सरेज इम्प्लाइज द पेनिट्रेशन पावर of X-rays which are be the controlled by varying the potential difference between the cathode and target. Okay, now for a large potential difference energy of bombarding the electron will be the large, and hence the larger is the penetration power of X-rays. X-ray का एप्लीकेशन सबको पता ही है, जो आपने एटॉमिक अरेंजमेंट की आप बात करते हो तो एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है, ये मेटल सरफेस है, उस पर आप लाइट डालेंगे, वहाँ से वो डिफ्रेक्ट होंगे। डिफ्रेक्ट होने के बाद वहाँ से आप लोग इसमें लैटिस पैरामीटर निकालते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा, और यहाँ पर d की वैल्यू होती है लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1/रूट में h/a का स्क्वायर प्लस h/b का स्क्वायर प्लस h/c का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी का मतलब होता है ये है लैटिस पैरामीटर, ठीक है, ये लैटिस पैरामीटर है, ये होगा आपके पास x, इसकी वैल्यू a होगी, ये होगा आपके पास y, इसकी वैल्यू b होगी, ये आपके पास है z और इसकी वैल्यू c होगी। और इसकी अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट सरफेसेस आपके पास हैं, ये वाले, ये सरफेस इसको बोलते हैं h, ठीक है, और ये वाला जो सरफेस आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर h, ये k है, और एक सरफेस आपके पास ये नीचे की तरफ जाएगा h के l, तो यही है h के l, ठीक है, इस तीनों के केस में। इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये किसके लिए होता है, क्यूबिक के लिए। अगर वो क्यूबिक सिस्टम है तो आपके पास d की जो वैल्यू आएगी वो a/रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, ये आती है। तो ये फंडामेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये आगे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। h के l पूरा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, x उसकी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और a उसके लैटिस पैरामीटर है, उसके एक एटम के दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों चीज़ों को यूज करके आप यहाँ से कर सकते हो। n जो आपके पास गिवन है, n यहाँ पर n ऑर्डर है, डिफरेंट लेयर्स की ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर है। ये आपके पास थीटा है, डिफ्रेक्शन एंगल का थीटा है, d यहाँ पर लैटिस पैरामीटर है, और उस d के अकॉर्डिंगली आपने जो स्पेसिंग है, लैटिस स्पेसिंग है, वो d की वैल्यू इस पे h के l, इस प्लेन पर डिपेंड करता है और एटम्स के अरेंजमेंट पर। तो h के l की जो वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो d इक्वल टू a/रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल से लेके आपको आगे की तरफ चलना है। तो ऑर्डर ऑफ दिस वन, बस आपको एक छोटा सा पैरामीटर से सॉफ्ट एंड हार्ड के लिए, यहाँ पर मोर पेनिट्रेशन होगा हार्ड एक्सरेज में, सॉफ्ट में लेस पेनिट्रेशन होगा, बिल्कुल क्लियर है। हार्ड एंड सॉफ्ट में लो एंड हाई पेनिट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन 10 टू द पावर माइनस का 10 टू द पावर प्लस का 19 हर्ट्ज, और यहाँ पर 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। हार्ड एंड सॉफ्ट वाले केसेस में फ्रीक्वेंसी का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19 से 16 है, देखो वहाँ 16 है या 19 है। मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखा जाता है वो इस ऑर्डर को पूछते हैं कि एक्सरेज की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो हार्ड वाले में 0.1 से लेके 4 एंगस्ट्रॉम तक होगा, एंड जब आपके पास सॉफ्ट है तो वहाँ 4 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ये दोनों ही एक्सरे डिफ्रेक्शन फिनोमेना में यूज की जाती हैं, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बात याद रखना। और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है 0.1 से लेके 100 तक है, पूरा इतना आ गया, ये चीज़ याद रखना, ये आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। दे कैरी मच मोर एनर्जी, दिस इज द ओनली द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरे एंड लाइट। तो नॉर्मल लाइट क्या है, वो तो ऐसे सीधी चला दोगे आप, कोई भी सामान देखना आपको चला दो, टार्च कर दो, दिख लोगे आप। एक्सरेज क्या, बहुत दूर डिस्टेंस तक सीधी चली जाएगी। एक्सरेज बहुत दूर तक सीधी जाती है, उसको कोहेरेंट सोर्स भी बोलते हो, वो नॉन डिस्पर्सिव सोर्स होती है, उसमें डिस्पर्शन नहीं होगा। लाइट तो जैसे बॉक्स में फैल जाएगी, एक ऑब्जेक्ट देखोगे वहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन एक्सरेज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंटेंसिटी के साथ लाइट आगे तक जाती है। द एक्सरे कैरी नो चार्ज, सो दे आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दे यूज्ड इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दे आयनाइज द गैसेस, एक्सरे डू नॉट पासेस थ्रू द
heavy metals and bones, okay, and long time exposure to this, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका डिटेल्स जो फिनोमिना था आपके पास मॉडर्न फिजिक्स में, आपने इस चीज़ के अकॉर्डिंगली जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज को देख लिया अच्छे से, तो फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और CUET में 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन वो सब मैंने आपको इस लेक्चर में करा दिया है, और डिटेल्स आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, यू कैन टेक्स्ट द मैसेज, आप मैसेज भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और सेशन के लिए हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पायरिंग एसएस प्रशांत PR। तो आज की इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।